हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं IAS 8 मीन्स चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर्स। ठीक है ना, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और उसके चेंजेस में अकाउंटिंग एस्टीमेट, उनके चेंजेस और एरर्स के अंदर क्या अकाउंटिंग होती है। एरर्स के अंदर फ्रॉड भी इंक्लूड होता है। ठीक है ना, एरर्स के अंदर फ्रॉड भी इंक्लूड होता है। ACC SBR के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम। वैसे तो क्या है, ये स्टैंडर्ड देखो F7 में भी था, बट मैंने आपके लिए एक अजम्पशन ली है कि आपने अभी F7 नहीं पढ़ा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कितनी चीज़ें कवर करता है? एक तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का सिलेक्शन, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंजेस हो तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और अगर कोई पिछले सालों की गलतियां पकड़ में आए, ठीक है ना, कोई पिछले समय की गलतियां पकड़ में आए तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये चार चीज़ें इस स्टैंडर्ड में कवर होती है। ये दोनों एक ही मान लो। ठीक है, तो टोटल मिला के 3 जो है मेन टॉपिक्स हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती है, ये स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि ये प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं अप्लाइड बाय एन एंटिटी विच स्पेसिफाई हाउ ट्रांजेक्शन्स आर रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिंसिपल क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए जो सिद्धांत जो यूज होते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ज़्यादा बड़ा क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग प्रिंसिपल? ज़्यादा बड़ा होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। पॉलिसी के अंदर प्रिंसिपल्स भी आ जाते हैं और रूल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ अकाउंटिंग पॉलिसीज का कि क्या क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय, या वेटेड एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है? एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। फीफो मेथड कि हमारी कंपनी के लिए फीफो मेथड अच्छा है कि वेटेड एवरेज मेथड अच्छा है, ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी होती है कंपनी की। कंपनी को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, और हमें ऑल्टरनेटिव मिला हुआ है IAS 2 के अंदर कि हम क्या दोनों में से फॉलो करें। ठीक है ना, हमारी मर्जी है, हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब ऐसे ही सपोज करो कि जो डेप्रिसिएशन है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखाना है कि कहीं और दिखाना है। सपोज करो एडमिन एक्सपेंस के अंदर दिखाना है, एडमिन कॉस्ट के अंदर दिखाना है कि एडमिन एक्सपेंस के अंदर दिखाना है। ये भी कंपनी की क्या हो सकती है? अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है। क्लियर क्या? कंपनी कंपोनेंट बेस डेप्रिसिएशन लगाती है। ध्यान सुनना, कंपनी कंपोनेंट बेस डेप्रिसिएशन लगाती है। ये भी किसी कंपनी की क्या है? एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है? IAS 16 जब हम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, अभी तो हम चालू ही कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स को। क्लियर क्या? तो एक आइडिया मिल गया होगा अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग रूल्स होते हैं जो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, हाउ ट्रांजेक्शन्स आर रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे ये वर्ड ट्रांजेक्शन्स अगर आप पूरा अगर IAS 8 का बेयर टेक्स्ट पढ़ोगे, बेयर टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल एज इट इज पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होता है ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स और कंडीशंस। अकाउंटिंग पॉलिसी किस पे अप्लाई होती है? ट्रांजेक्शन्स पे, इवेंट्स पे और कंडीशंस पे। बुक वाले इतना नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बुक वाले थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं, बट इतना काम भी नहीं आता। फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूँ कि कभी आप अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहो तो क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली वर्ड? ट्रांजेक्शन, इवेंट्स और कंडीशंस। ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? जैसे हमने गुड्स परचेज किया तो एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, ये तो अपन जानते ही हैं। इवेंट क्या है? जैसे क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ठीक है ना, कंपनी का, क्या वो ट्रांजेक्शन है क्या? कि कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक मान लो कितना भी है, 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये क्या है? इवेंट होता है। ध्यान समझना ये चीज़ है ना। और कंडीशंस क्या होती है? जैसे वारंटी, कंपनी वारंटी प्रोवाइड कर रही है, वो क्या होता है? कंडीशंस होता है। तो इन सब पे क्या लगती है? इन सब पे अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई होती है।
तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी भाई कैसे अप्लाई करें, क्या सोच के अप्लाई करें। तो ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, IAS 8 बोलता है कि देखो अकाउंटिंग पॉलिसी आप कोई भी अप्लाई कर रहे हो किसी भी ट्रांजेक्शन पे, किसी भी इवेंट पे, किसी भी कंडीशन पे, तो उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना होगा। ध्यान सुनना, उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना होगा, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को आप फॉलो करो। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी ढूंढना चाहते हो तो आप IAS 16 रेफर करो। आप अपने स्टॉक के वैल्यूशन के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी ढूंढना चाहते हो तो आप IAS 2 फॉलो करो, उसको देखो, उधर से आपको अकाउंटिंग पॉलिसी पता लगेगी। ठीक है सर, बिल्कुल। बट सर अगर कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ना हो तो, अगर कोई चीज़ पे पर्टिकुलर, कोई ट्रांजेक्शन, कोई इवेंट, कोई कंडीशन पे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है तो तब हम क्या करेंगे? तब ध्यान सुनना, तब मैनेजमेंट क्या करेगा, यहाँ पे जजमेंट ले सकता है। तब मैनेजमेंट क्या लेगा, यहाँ पे जजमेंट लेगा। तो अगर स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है तो अकाउंटिंग पॉलिसी उस स्टैंडर्ड के हिसाब से डिटरमाइन करेगी। जैसे मैंने बताया IAS 2 है ना, या फिर IAS 16। IAS 2 किसका है? इन्वेंट्री का। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। बट अगर कोई एप्लीकेबल स्टैंडर्ड नहीं है तो मैनेजमेंट क्या करेगा, अपना जजमेंट यूज करेगा अकाउंटिंग पॉलिसी को फ्रेम करते समय। ठीक है ना। अब वो जजमेंट इस तरीके से होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो रिलेवेंट और रिलायबल होनी चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए? रिलेवेंट और रिलायबल। ये रिलेवेंट और रिलायबल वर्ड फ्रेमवर्क में भी मेंशन्ड है, अकाउंटिंग जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उसमें भी मेंशन्ड है। सर रिलेवेंट और रिलायबल का क्या मतलब होता है? रिलेवेंट मतलब कि डिसीजन मेकर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए ना, उसके डिसीजंस को इफेक्ट करने वाली कोई चीज़ है तो उसे बोलेंगे रिलेवेंट। जैसे कंपनी डिविडेंड पे कर रही है ना, तो ये शेयरहोल्डर्स के लिए रिलेवेंट है क्या? बिल्कुल रिलेवेंट है। उसका डिसीजन चेंज हो जाएगा अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है या नहीं करती है। ठीक है ना। तो रिलेवेंट होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी कोई भी, और दूसरी बात रिलायबल होनी चाहिए। सर रिलायबल कैसे? मतलब कि रिलायबल की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फेथफुली रिप्रेजेंट करना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उस अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करने के बाद। सब्सटेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपने सुना होगा वर्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म, है ना, बहुत पहले से हम 11th क्लास से सुनते आ रहे हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फिर न्यूट्रल होने चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए, प्रूडेंट होने चाहिए, है ना, मतलब प्रूडेंट मतलब कंजर्वेटिज्म। वैसे पता है आपको आज का कंजर्वेटिज्म, आज का प्रूडेंस और पहले टाइम जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे प्रूडेंस, वो अलग है। पहले हम स्कूल टाइम्स में क्या प्रूडेंस पढ़ते थे कि फ्यूचर के लॉसेस को दिखा दो और फ्यूचर की इनकम को इग्नोर कर दो। अब क्या बोलता है प्रूडेंट जो नए आए हैं, अगर आप इसका फ्रेमवर्क चेक करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि फ्यूचर के लॉसेस को पकड़ के दिखा दो और फ्यूचर की इनकम को छोड़ दो। एक्चुअल पिक्चर दिखाओ, ठीक है ना, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है ना तो ज़्यादा दिखाना है ना कम दिखाना है, वो प्रूडेंट है। मीन्स ये बोलते हैं न्यू प्रूडेंट है ये एक तरीके से। और ट्रांजेक्शन होनी चाहिए कंप्लीट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। तो अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो तो हम अकाउंट्स उस पॉलिसी को क्या बोलेंगे? रिलायबल। ठीक है ना। और रेलेवेंट मतलब कि डिसीजन मेकर जो होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन मेकर जो होते हैं, ठीक है, जैसे शेयरहोल्डर्स हो गए, उनके लिए वो चीज़ रेलेवेंट हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो। तो क्लियरली बात समझ में आ गई। अगर कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है उसके ऊपर तो वो फॉलो करो सिंपल अकाउंटिंग पॉलिसी को चेक करने के लिए। और अगर कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है तो मैनेजमेंट को अपना जजमेंट यूज़ करना चाहिए। जजमेंट यूज़ करते समय क्या याद रखना है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए? रिलेवेंट होनी चाहिए शेयरहोल्डर्स के लिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? रिलायबल। रिलायबल की मैंने आपको काफ़ी सारी कंडीशंस बताई, जैसे फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, ठीक है, ऐसे करके रिलायबल बनता है। ठीक है। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट जैसे अगर कोई स्टैंडर्ड है उससे रिलेटेड तो ठीक है, नहीं है स्टैंडर्ड तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को भी फॉलो करे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी फॉलो करना ज़रूरी है। सर ये थ्योरी हमें जानना ज़रूरी है कि हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमें थ्योरी कई बार लिखनी, मतलब टाइप करनी पड़ती है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, वो हमें जो सिचुएशंस देगा वो इसी तरीके से देगा। बस ये है कि
जैसे कोई भी हम पॉलिसी बना रहे हैं तो उसके लिए हम अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट चेक कर लें कि जैसे IASB ने कोई प्रोनाउंसमेंट निकाला हुआ है क्या, ठीक है, वो चेक कर सकते हैं, या अदर एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। मतलब देखो, आपको जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी है तो आपको सारी इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। सिंपल क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है तो उसको फॉलो करो, अगर कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है तो मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज़ करेगा। जजमेंट यूज़ करते समय रिलेवेंट और रिलायबल का ध्यान रखेगा। रिलायबल के अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट बताए आपको। फिर फ्रेमवर्क भी मैनेजमेंट जो है वो देखेगा कि फ्रेमवर्क में क्या लिखा है, ठीक है ना। जैसे जितने भी आपको पता है इंडिया में जो लॉ बनते हैं उसका इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिलता है, उसका इंस्पिरेशन मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। तो जितने भी ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IFRS बनते हैं तो उनका इंस्पिरेशन, उनका बेस क्या होता है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रेमवर्क्स निकालते रहते हैं। तो 2018 के आसपास ये रिवाइज हुए थे, ठीक है। पहले 2010 में ये रिवाइज हुए थे लास्ट, मतलब काम चल रहा था 2010 में लेकिन अबेंडन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। फिर 2018 के अंदर लेटेस्ट फ्रेमवर्क आए। तो फ्रेमवर्क एक तरीके से हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है, क्लियर। वो किसी भी काम करने के तरीके को बताता है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किस चीज़ पे बेस है। कुछ वैल्यूज़ होगी, जैसे हमारे जो भी इंडिया में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सबको इक्वलिटी है। तो जितने भी लॉज बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं वो इन बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनते हैं कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देना है, या फिर राइट टू लाइफ है सबका, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी है, ये सब है। बट अगर इनमें से कोई वायलेट होता है, कोई भी लॉ बना, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और ये बेसिक प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है, तो फिर जाके हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे ही फ्रेमवर्क्स होते हैं, फ्रेमवर्क्स बेस बनाते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, और फ्रेमवर्क्स के आधार पे ही स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं बात के। होप कि आपको समझ में आया फ्रेमवर्क क्या होता है। सर, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी हो तो क्या प्रोसेस अपनाएं? देखो, पहली बात तो ये है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कि अकाउंटिंग पॉलिसी को हम चेंज नहीं करते नॉर्मली। तो क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो एक अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम स्टॉक को वेटेड एवरेज पे मेथड पे वैल्यू कर रहे हैं, तो हमें उसको वेटेड एवरेज पे ही करना चाहिए। बट फिर भी अगर चेंज करना पड़े, ठीक है ना, तो केवल 2 रीजन्स होते हैं चेंज करने के। सर, वो 2 रीज़न कौन कौन से हैं? केवल 2 ही हैं, ध्यान रखना। पहला, या तो किसी अदर स्टैंडर्ड ने कहा है, कोई नया स्टैंडर्ड आ गया सपोज करो, उसने कहा कि भाई अब अपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो चेंज करो। अभी तक गोल्ड पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अभी तक गोल्ड पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पता है ये बात आपको। लेकिन अब अभी तक लोग गोल्ड को ना किसी भी तरीके से वैल्यू कर देते हैं, किसी भी तरीके से उसको बुक्स में दिखा रहे हैं। बट अगर किसी दिन गोल्ड पे स्टैंडर्ड आएगा तो फिर हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। तो कोई स्टैंडर्ड बता रहा है तो उसको फॉलो करो। वो जरूर कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन बता रहा होगा, ट्रांजिशन, ठीक है, प्रोविजन बता रहा होगा कि कैसे आप एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी पे माइग्रेट करोगे। तो क्या समझ में आया कि चेंज क्यों करेंगे, कॉजेज ऑफ चेंज क्या है? पहला, किसी स्टैंडर्ड ने हमें बोला है, या फिर हम अपने अकाउंट्स को रिलेवेंट और रिलायबल बनाना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम अपने अकाउंट्स को मोर रिलेवेंट और रिलायबल बनाने के लिए, हमारी जो पुरानी पॉलिसी है वो रिलेवेंट और रिलायबल नहीं है, ठीक है, उससे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर एक तरीके से पिक्चर शो नहीं कर रहे। तो हमें अब उसको रिलेवेंट और रिलायबल बनाने के लिए हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया? वैसे तो अकाउंटिंग पॉलिसी को ऐसे नहीं कि डे और नाइट चेंज करेंगे, बिफोर लंच, आफ्टर लंच, कभी भी ऐसे चेंज नहीं करते कि लंच से पहले तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी थी फिर बाद में ये हो गई। तो हम कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं। बट फिर भी अगर हमें चेंज करने की बात आए तो हमें केवल 2 रीजंस दिए गए हैं चेंज करने के। पहला क्या है कि कोई दूसरे स्टैंडर्ड ने कहा है, दूसरा क्या है कि रिलेवेंट और रिलायबल
बेटर, मतलब एक तरीके से बेटर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो एंटिटी शुड ओनली चेंज इट अकाउंटिंग पॉलिसी इफ रिक्वायर्ड बाय एनी स्टैंडर्ड और मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। दोनों में से कोई भी रीजंस हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम्स में केस स्टडी के अंदर लिखना पड़ता है हमें, है ना, जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं। फिर सर अब कैसे चेंज करें? ये तो दो रीज़न आ गए, दो रीजंस हमें पता लगे कि क्यों कॉज होते हैं, क्या कारण है अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने का, बट इसका इफेक्ट कैसे दें? ठीक है ना, अकाउंटिंग तरीका। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगा कि कोई भी नया स्टैंडर्ड आएगा, कोई भी नया स्टैंड, मान लो भाई दो रीजंस मैंने बताया आपको, पहला क्या कि कोई नया स्टैंडर्ड आया, दूसरा क्या कि रिलेवेंट एंड रिलायबल बनाने के लिए। तो अगर कोई न्यू स्टैंडर्ड आया तो पक्का उसमें ट्रांजिशन प्रोविज़न होंगे। वो बताएगा आपको, ध्यान से सुनना, वो बताएगा आपको कि अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे चेंज करना है। ठीक है ना, जब भी कोई नया स्टैंडर्ड आता है तो वो बताता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे चेंज करना है हमेशा। रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन एएस, वो IFRS 15 आया तो उसने बताया, या लीजेस है 16, इंश्योरेंस है 17, तो IFRS, तो इन्होंने बता रखा है कि कैसे आप पुराने पॉलिसी से नए पॉलिसीज पे आए। ठीक है ना, किस तरीके से अपने आप को ट्रांजिशन करें। बट सर दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि हम अकाउंट्स को रेलेवेंट और रिलायबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो चेक कर लो कि क्या कोई इसके लिए अदर स्टैंडर्ड कुछ कह रहा है क्या। अगर अदर स्टैंडर्ड कुछ कह रहा है, सिमिलर स्टैंडर्ड, तो वो फॉलो करो। ठीक है, कि किस तरीके से चेंज करना चाहिए। बट अगर कोई अदर स्टैंडर्ड है ही नहीं उस पर, या साइलेंट है बिल्कुल, तब ध्यान सुनना, अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे चेंज करोगे आप। अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा आपको रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? मींस बैक डेट से चेंज करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब कई बार स्टूडेंट क्या होता है, जैसे F7 में बस ये एक लाइन ये रट लेते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी चेंज होगी तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज होगी। नहीं, बट आपको हमेशा एग्जाम में क्या लिखना है, पहले ये चीज़ लिखनी है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और वो किसी नए स्टैंडर्ड की वजह से हो रही है तो ट्रांजिशन प्रोविजन दे रखा होगा। तो सबसे पहले आपको ये बात मेंशन करनी है। ठीक है ना, और फिर अगर वो नए स्टैंडर्ड की वजह से नहीं कर रहे, रिलेवेंट और रिलायबल की वजह से कर रहे हैं, अकाउंट्स को रिलेवेंट और रिलायबल बनाने की वजह से, तो अगर कोई अदर स्टैंडर्ड है तो उस पर वो फॉलो करो, अदरवाइज तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करो। ठीक है ना, तो अगर कोई न्यू स्टैंडर्ड है तो उसमें ट्रांजिशन प्रोविजंस होगा एंड हाउ टू डील विद द रिजल्टिंग चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर कोई ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। अब रेट्रोस्पेक्टिवली क्या मतलब है, समझना। देखो, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो कंपैरेटिव्स देते हैं, आपको पता है ना, कंपैरेटिव्स देते हैं। मतलब अब जैसे मान लो मैं P&L बना रहा हूं, तो P&L बनाऊंगा तो मान लो करंट ईयर है 2022 और पिछला साल हो गया 2021। ये क्या है? करंट ईयर है। ये क्या है? प्रीवियस ईयर है। तो मुझे किसी में भी अगर ये P&L है, मान लो स्टेटमेंट ऑफ P&L SPL, तो अगर मुझे मान लो चेंज करना है कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी, तो मैं क्या कर रहा हूं, उस अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कैसे कर रहा हूं? रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहा हूं। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहे हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं तो हमें करंट ईयर में तो चेंज करना ही पड़ेगा, पिछले साल भी उसको चेंज करके दिखा देंगे। लेकिन सर अच्छा, अब एक चीज ध्यान सुनना, ये सारा चेंज हो कौन से साल में रहा होगा? जैसे मान लो हम 2022 में स्टॉक के वैल्यूएशन में चेंज कर रहे हैं। पहले हम फीफो मेथड यूज कर रहे थे, 2022 से पहले। 2022 से 2022 से हमने सोचा कि डिसीजन लिया कि अब फीफो ना करके वेटेड एवरेज हम यूज करेंगे। ठीक है ना, फीफो से हम वेटेड एवरेज की तरफ चले गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं कि पुराने सालों के अकाउंट्स में छेड़खानी करेंगे, जो बन गया वो बन गया अकाउंट्स। ध्यान सुनना, अब स्टूडेंट के मन में रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में
कि 2019 के अकाउंट्स बन गए, 20 के बन गए, 21 के बन गए, 22 के बन गए, जितने भी पुराने ज़िंदगी भर तक के अकाउंट्स बन गए उन सबको लेके आओ, उन सब के ऊपर काटा पीटी करो, ठीक है, और उसके अंदर चेंजेस करने बैठ जाओ। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम कभी भी पिछले सालों के अकाउंट्स को नहीं छेड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पिछले सालों के अकाउंट्स के अंदर कोई चेंजेस करना परमिजिबल है, कभी भी नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें इसी साल के अंदर, ठीक है, इसी साल के अंदर, जैसे 2022 के अंदर चेंज करना है तो 2022 और 21, हाँ 21 के अंदर जो कंपैरेटिव बनाएंगे उस कंपैरेटिव के अंदर वेटेड एवरेज के हिसाब से स्टॉक वैल्यू करेंगे। अभी तक हम 2021 में कौन सा प्रैक्टिस यूज करके आए थे, पहले फीफो, लेकिन हम क्या करेंगे अब वेटेड एवरेज करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक के वैल्यूशन में चेंज आ जाएगा 2022 और 2021। सर बट 2021 से पहले का क्या होगा, 2021 से पहले लाइक 20 और 19 वगैरह उन सब का, तो बोले उन सब के लिए आप क्या करो, उन सब के लिए आप, ये तो समझ में आ गया ना कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर तो कंपैरेटिव्स, तो चाहे एसपीएल बनाओ, है ना, आप एसपीएल बनाओगे या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट बनाओगे, तो ऐसे करके कंपैरेटिव्स देते ही हो, उसमें नई पॉलिसी अडॉप्ट करो। सर ये दोनों सालों में वैसे चेंज करने का क्या लॉजिक है, ताकि कोई भी शेयर होल्डर अगर कंपैरिजन कर रहा है 2 सालों के बीच में, रेशियोज वगैरह निकाल रहा है, तो दोनों के अंदर चीज़ें कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी आपने वेटेड एवरेज से स्टॉक वैल्यू किया तो पिछले साल भी उसको वेटेड एवरेज से ही कर दिया कंपैरेटिव्स दिखाते समय, ठीक है ना। सर बट उससे पहले का क्या करेंगे, तो उससे पहले का हम ये करेंगे कि आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हमने करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ P&L बना दिया, पिछले साल का दे दिया कंपैरेटिव्स में, ऐसे ही करंट ईयर की बैलेंस शीट दे देंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट दे देंगे कंपैरेटिव्स में। अब ध्यान सुनना, मान लो हम ईयर जो फॉलो कर रहे हैं ना वो जनवरी टू दिसंबर है, कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर। अब मुझे भाई पहला क्या बनाया, करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा कंपैरेटिव्स पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं तीसरी चीज बताऊंगा आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, आप सोचो ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछला साल कौन सा था, पिछला साल था 2021, ठीक है, और उसका ओपनिंग कब था, ओपनिंग जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, तो मतलब 1 जनवरी 2021 की बैलेंस शीट मुझे देनी पड़ेगी, 1 जनवरी 2021 की, ठीक है, वो भी बनानी पड़ेगी। मतलब टोटल 3 स्टेटमेंट बनेंगे, एक तो करंट ईयर का जैसे 31 दिसंबर 2022 की बैलेंस शीट P&L बन गया, फिर 31 दिसंबर 2021 की बैलेंस शीट P&L बन गया कंपैरेटिव्स में, और तीसरा स्टेटमेंट अलग देना पड़ेगा जो 1 जनवरी 2021 का ओपनिंग बैलेंस शीट होगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर तो बोलेंगे, पिछला साल का ओपनिंग, ठीक है ना, पिछला साल कौन सा है 21, उसका ओपनिंग 1 जनवरी। सर इसमें क्या क्यों दे रहे हैं, ये क्या करेंगे इसका देके, देखो इधर आप क्या करोगे, इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको सोकी बनाना पड़ेगा। भाई बैलेंस शीट से पहले क्या बनाते हैं, सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हमने समझा भी था, है ना, ऑलरेडी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने स्टॉक किस पे वैल्यू कर रखा था, फीफो पे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज यूज करना पड़ेगा। तो सोकी के अंदर सारे के सारे एडजस्टमेंट होंगे, ठीक है ना, मतलब 2021 से पहले 2020, 19, 18 जो भी प्रॉफिट लॉस बढ़ेगा, जो भी प्रॉफिट लॉस बढ़ेगा, ध्यान सुनना, जो भी प्रॉफिट लॉस बढ़ेगा, प्रॉफिट लॉस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू चेंज होगी ना, तो सीओजीएस में चेंज आएगा, तो प्रॉफिट लॉस जो भी बढ़ेगा उसका एक वैल्यू निकालेंगे, उसका एक सिंगल फिगर निकालेंगे। जैसे मान लो 2020 में प्रॉफिट बढ़ा, 2019 में प्रॉफिट बढ़ा, 18 में प्रॉफिट बढ़ा, तीनों सालों को जोड़ा, सर सपोज कर 1,000 आया तीनों का जोड़ के, हर साल का इंडिविजुअल, तो टोटल कितना है 3,000 आ गया, 3,000 आ गया। उससे पहले हमारा बिजनेस नहीं था सपोज करो, अगर उससे पहले भी होगा तो पूरी जिंदगी भर तक का जोड़ लेंगे ना, तो 3,000 आया, तो 3,000 मान लो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ड्यू टू वेटेड एवरेज हम फॉलो कर रहे हैं इसलिए, तो 3,000 हम सोकी के अंदर ऐड कर देंगे। समझ में आया क्या, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा 3,000 से,
क्लियर। जब सोकी बनाया 3000 से हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया, ऐसे ही हम जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि रिटेन अर्निंग जाता है, सोकी से रिटेन अर्निंग का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर, इक्विटी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो 3000 से आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और एक तरफ स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर आप देखो ध्यान से तो एंट्री क्या पास हो गई है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सोकी या रिटेन अर्निंग्स, और 3000 से टोटल प्लस हो गया, तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। स्टॉक तो असेट्स में आ जाएगा बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटीज और इक्विटीज में रिटेन अर्निंग चला जाएगा। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना। अफसोस है कि हमारे पास इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ना तो F7 में था ना SBR में है, कहीं पे भी दोनों के अंदर, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ाया जाता है, इस मतलब इतना भी डेप्थ में लोग नहीं जानते नॉर्मली, बट फिर भी मैंने कोशिश करी आपको जितना डेप्थ में ले जाने की लेके जाऊं। तो समझ में आया आपको कि सोकी को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, 1 जनवरी 2021 का एक सोकी बनाओगे, ठीक है, और उसके अंदर अपने सही फिगर्स को, जो पिछले उससे पहले के जो एडजस्टमेंट थे 2021 से पहले के जितने भी साल थे, उन सबको एडजस्ट करा आपने और एक सिंगल फिगर निकाला और सोकी में उसको ऐड या लेस कर दिया, और उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी आ गया। क्लियर क्या आपको, ठीक है। और फिर वो जो सोकी का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, मतलब जो 1 जनवरी 2021 का जो लास्ट में जो बैलेंस आ रहा है, वो फिर ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 31 दिसंबर 2021 के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके काम होता है, इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव चेंज रियल में। तो देख लो जरा, तो एंटिटी एडजस्ट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच अफेक्टेड कंपोनेंट ऑफ इक्विटी एंड कंपैरेटिव्स फिगर्स आर प्रेजेंटेड एज इफ द न्यू पॉलिसी हैव बीन अप्लाइड। तो कंपैरेटिव्स फिगर मैंने बताया आपको, जैसे 2022 के और 21 के कंपैरेटिव्स फिगर देने पड़ेंगे, और उससे पहले हमें सारा ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने जब हमने सोकी बनाया था, तो सोकी बनाते समय हमने क्या किया था कि ओपनिंग बैलेंस जब लिखा था सोकी में, तो सबसे पहले हमने प्लस माइनस किया था चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला पॉइंट और एरर्स करेक्शन वाला पॉइंट। तो वो यहीं पे इसीलिए होता है वो। क्लियर क्या भाई, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के लिए तो करने की जरूरत ही नहीं है। करंट ईयर प्रीवियस ईयर तो आपको आप खुले हुए हैं एक तरीके से, है ना, उसको तो आप कंपैरेटिव्स में शो करके कर दोगे जो भी होगा, ठीक है। अब मान लो, वैसे तो यही फॉलो करना है हमेशा कि रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो करना है आपको, ठीक है ना। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और रेट्रोस्पेक्टिव का मैंने मतलब बताने की कोशिश करी आपको। देखो बुक में तो कितना सा लिख रखा है, ये पैराग्राफ लिख के इतना सा करके छोड़ दिया बस, इसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। अगर मान लो ये इम्प्रैक्टिकेबल है करना, मतलब आप पिछले साल के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते पिछले साल के अंदर एडजस्टमेंट? मान लो आपको पिछले साल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बहुत ज़्यादा सपोज करो कि पॉसिबल ही नहीं है करना, ठीक है ना। अब आपसे बैठेगा ही नहीं, पिछले साल के फिगर्स इम्प्रैक्टिकेबल हैं, आपको पता ही नहीं है पिछले साल के फिगर्स जो हैं कम। अब जैसे आप डेप्रिसिएशन के अंदर कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, कि आप कंपोनेंट अकाउंटिंग करते हुए डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, बट अभी की आपको फेयर वैल्यू पता है, ठीक है ना। अभी की आपको वैल्यू पता है कि हर कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी, लेकिन पहले की आपको हर कंपोनेंट की बुक वैल्यू नहीं पता, और वो आप इम्प्रैक्टिकेबल है निकालना, ठीक है ना। अभी की तो आपको वैल्यू पता है हर कंपोनेंट की, ठीक है, आज की फेयर वैल्यू, बट पहले की जो हर ईयर की बुक वैल्यू है वो आप नहीं निकाल सकते, हर कंपोनेंट की अलग अलग, टोटल की तो निकाल सकते हो मान लो। तो उस केस में आप क्या करो, ये स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई जितना आप पीछे जा सकते हो उतना पीछे चले जाओ, है ना। आप भले ही बहुत पहले नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन आप जितना पीछे जा सकते हो चले जाओ। मान लो आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही नहीं है, आपने 2022 चल रहा है करंट ईयर, 2021 पिछला साल था, ठीक है, और आप बिजनेस करते आ रहे हो 1995 से, 1995 से। अब आप वही
फीफो से वेटेड एवरेज की तरफ आपने जाने का सोचा, लेकिन आपके गोडाउन में क्या है कि 2018 में एक आग लग गई थी, गोडाउन ऑफिस वगैरह, तो सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चल गए, ठीक है। मैनुअल अकाउंटिंग थी तो क्लाउड वगैरह का कोई सिस्टम था नहीं, तो आपकी सारी अकाउंट्स चल गए, अब ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा। तो 2018 से पहले की कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास। इवन 2018 के सपोज करो लास्ट में जाके आग लगी 31 दिसंबर 2018 को, तो हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं कहाँ से? 2019 से, ठीक है। मान लो 2021 में ही लगी होती, तो मान लो ये आग 2021 में लगी है लास्ट में जाके 31 दिसंबर 2021 में, तो फिर ये स्टैंडर्ड बोल रहा है कि भैया तुम्हें तुम कहाँ से कर सकते हो भाई, क्या हो पाएगा तुमसे, है ना, ठीक है। तुमसे पहले तो हो नहीं पाएगा कुछ भी, तो तुम 2022 से चेंज करो, ठीक है। वेयर इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डिटरमाइन द पीरियड स्पेसिफिक अफेक्ट द एंटिटी अप्लाई द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड फॉर विच रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज प्रैक्टिकेबल। तो कई बार आपके एग्जाम्स में ये चीज टेस्ट करता है आपसे कि इम्प्रैक्टिकेबल है, क्या करें, तो आपको बताना पड़ेगा इम्प्रैक्टिकेबल है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं फॉलो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो जहां से कर सकते हो वहां से तो करो, ठीक है। और इस फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको कि इम्प्रैक्टिकेबल है और हम किस ईयर से उसको कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। अकाउंटिंग पॉलिसी वाला पॉइंट खत्म हो गया, बट उसका कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। जैसे डिस्क्लोजर क्या है कि नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सबसे पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी का नेचर क्या है जो हम चेंज कर रहे हैं। जैसे वेटेड एवरेज, है ना, फॉलो कर रहे हैं फीफो से। रीजंस फॉर चेंज बताने पड़ेंगे कि क्या कारण है भाई क्यों आप चेंज कर रहे हो, या तो कोई दूसरा स्टैंडर्ड कह रहा है या फिर आपको अकाउंट्स को मोर रिलेवेंट और रिलायबल बनाना है, मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल बनाना है, ठीक है। कई कंपनीज होती है देखो इस तरीके से कि अब जैसे माइनिंग कंपनीज हैं, इनको क्या लगता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उससे हमारी ट्रू पिक्चर नहीं आ रही, ठीक है। तो ये लोग क्या करते रहते हैं स्टैंडर्ड्स के अंदर अपने हिसाब से मतलब अपने अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन इवेंट कंडीशंस के अंदर अपने हिसाब से पॉलिसीज को चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं ये ट्रू पिक्चर के लिए ज़रूरी है। और फिर क्या एडजस्टमेंट किया, अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ करंट एंड ईच पीरियड प्रायर प्रेजेंटेड फॉर ईच लाइन इफेक्टेड। तो आपको बताना पड़ेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव चेंज का अमाउंट कितना है और करंट ईयर में कितना चेंज हुआ और पिछले साल में अमाउंट, है ना। अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू द पीरियड बिफोर दिस प्रेजेंटेड, मतलब वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी ना प्रीवियस ईयर की, वो बोल रहे हैं जो मैंने आपको बताया था 1 जनवरी की जो बैलेंस शीट बनेगी वो। तो डिस्क्लोजर क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि कंपैरेटिवली दो अकाउंट्स को आपस में कंपैरिजन कर सकें, है ना, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं डिस्क्लोजर। समझ में? तो ये हमने कॉम्प्रहेंसिव तरीके से क्या डिस्कस किया, अकाउंटिंग पॉलिसी और उसका चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पे। आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पे एस्टिमेट्स यूज आते हैं अकाउंट्स के अंदर, तो एस्टिमेट्स यूज आते ही हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बनाना। अब बैड डेप्ट का प्रोविजन बनाएंगे, मान लो 5% के 6%, है ना। प्रोविजन को अलाउंस भी बोलते हैं ना, ध्यान रखना, प्रोविजंस को अलाउंस भी बोलते हैं। तो 5% बनाना है कि 6% बनाना है, ये क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट है। असेट की यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करना, असेट की यूजफुल लाइफ को डिटरमाइन करना। कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसमें हम लाइफ सोच रहे हैं 5 साल, 8 साल, 10 साल, ये सब क्या है, ये सब एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ठीक है। ऐसे ही असेट की स्क्रैप वैल्यू साल्वेज वैल्यू के अंदर चेंज हो जाए या डिटरमाइन करना, वो भी क्या है, एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ऐसे ही हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, के WDV मेथड से, के यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड से, या कोई से भी मेथड से,
ये भी क्या है, एक अकाउंटिंग एस्टीमेट है। कई लोग इसको अकाउंटिंग पॉलिसी समझते हैं। अगर आपने F7 पढ़ा है तब तो आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है। अगर आपने F7 नहीं पढ़ा तो आपको लग रहा होगा कि अगर हम स्ट्रेट लाइन से WDV गए हैं तो ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, बट ये गलत है। अगर स्ट्रेट लाइन से हम WDV जा रहे हैं या मतलब कोई सा भी मेथड ऑफ डेप्रिशन चेंज कर रहे हैं तो ये एक अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है, क्योंकि उससे एक डेप्रिशन का अमाउंट बदलता है, ठीक है ना। तो ये एक अकाउंटिंग एस्टीमेट है। क्लियर क्या? तो अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट, पहली बात तो बताओ अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज क्यों करेंगे हम, क्या रीज़न होगा? अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज करने का रीज़न होता है कि कोई नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। भाई पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, या कम थी, बट एकदम से नई इन्फॉर्मेशन आई तो हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जैसे हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट पहले 5% बना रहे थे, अब हमें पता लगा कि एक डेटर के अगेंस्ट में तो कुछ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चालू हो गई है ना, या फिर एक डेटर भागने की कोशिश कर रहा है या जो भी है, तो कोरोना का टाइम है तो मुश्किल दे पाएगा पैसे, तो 10% प्रोविजन बनाना है, तो न्यू इन्फॉर्मेशन पता लगी, ठीक है। ऐसे ही एक असेट की लाइफ है, हम सोच रहे थे पहले 10 साल असेट की लाइफ है, लेकिन बाद में पता लगा ये तो बहुत जल्दी ख़राब हो रही है, कंजम्पशन इसका बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो 5 साल में ही ख़त्म हो जाएगी। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट को हम चेंज क्यों करते हैं? वाई अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज क्योंकि कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारे सामने, ठीक है। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट अगर आप देखो इधर से पढ़ो, कापलान क्या कहता है, अकाउंटिंग एस्टीमेट इज अ मेथड अडॉप्टेड बाय एंटिटी टू अराइव एट द एस्टिमेटेड अमाउंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है? एक मेथड है कि एस्टिमेटेड अमाउंट निकालने का। बट अगर आप IFRS का बेयर टेक्स्ट पढ़ोगे, IFRS का बिल्कुल बेयर टेक्स्ट पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है? अकाउंटिंग एस्टीमेट मतलब क्या होता है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स को निकालना, कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी को निकालना, असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू निकालना, मतलब कैरिंग अमाउंट निकालना उसका, और किसी भी एसेट की लाइफ निकालना। ये सब चीज़ें अकाउंटिंग एस्टीमेट होती है अगर बेयर टेक्स्ट पढ़ोगे तो। बट यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिंप्लिसिटी के हिसाब से दे रखा है कि अकाउंटिंग एस्टीमेट इज अ मेथड अडॉप्टेड बाय एंटिटी टू अराइव एट एस्टिमेटेड अमाउंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चाहे डेप्रिशन का एस्टिमेटेड अमाउंट हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का हो, कुछ भी हो, ठीक है। मोस्ट फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर सम एस्टिमेशन। तो ये फालतू ज्ञानबाजी कर रहा है, जैसे जजमेंट होता है बहुत सारे फिगर्स में, इसलिए तो अकाउंट्स जजमेंट बेस होते हैं, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन होती है अकाउंट्स की। अब अकाउंटिंग अगर एस्टिमेट को हमें चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, एट अ लेटर डेट एस्टिमेट में हैव बीन रिवाइज एज अ रिजल्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट को हम चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती रहती है। तो चेंजेस कैसे करना है सर अकाउंटिंग एस्टिमेट को अगर चेंज करना है तो? प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली मतलब हमें रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करना है। रेट्रोस्पेक्टिवली हमने कहाँ किया है सर? रेट्रोस्पेक्टिवली हमने अकाउंटिंग पॉलिसी में किया है, ठीक है। बट अकाउंटिंग एस्टीमेट में हमें क्या करना है चेंज? जब अकाउंटिंग एस्टीमेट करेंगे तो प्रोस्पेक्टिवली। जो स्टूडेंट्स होते हैं कई बार वर्ड ये ही याद करके चले जाते हैं एग्जाम में कि ये और ये बस, ठीक है। आगे एरर्स के लिए यूज होता है रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, वो पता होगा आपको, या फिर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो एरर्स छोड़ो अभी। तो प्रोस्पेक्टिवली मतलब कि अकाउंटिंग एस्टीमेट को जब भी चेंज करेंगे तो रेट्रोस्पेक्टिव, पिछले मतलब कंपैरेटिव्स वगैरह के अंदर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, केवल करंट ईयर से चेंज करो, करंट ईयर से और आगे आने वाले सालों के अंदर जो चेंज हो रहा है करो उसको, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको प्रोस्पेक्टिवली चेंज का क्या मतलब है, ठीक है। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट के अंदर चेंज करते समय हम प्रोस्पेक्टिव मेथड को यूज करते हैं। जैसे मान लो अब असेट की एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ ना, इन्होंने तो क्या एग्जांपल लेनी रखे ज़्यादा क्या है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ असेट मान लो 10 लाख है, अब लाइफ है असेट की 10 साल की, ठीक है। मतलब कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है ना, हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशन लगा रहे हैं।
तो डेप्रिसिएशन हर साल कितना आएगा, 1 लाख पर एनम, ठीक है। 3 साल निकल गए हैं डेप्रिसिएशन लगाते हुए, 3 साल निकल गए तो 3 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया। असेट की वैल्यू कितनी बची, 10 लाख माइनस 3 लाख, कितना बच गया, 7 लाख। तो 3 साल बाद असेट की वैल्यू हमारी बुक्स में क्या बची, 7 लाख की बची। अब पता लगा लाइफ जो है ना, असेट की जो लाइफ रिमेनिंग बची है 3 साल बाद जो लाइफ बची है, वैसे बचनी कितनी चाहिए, 7 ईयर्स बचनी चाहिए, 10 ईयर्स टोटल है, 10 माइनस 3 7। बट अब जो रियल में लाइफ बची है वो केवल 5 साल बची है। तो हम डेप्रिसिएशन अब 1 लाख के हिसाब से नहीं लगाएंगे जो पहले 1 लाख लगा रहे थे, अब हम 7 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, कितना होता है 14 5 70, 1,40,000 हर साल डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 1,40,000 का। कितने साल तक लगाया जाएगा, 5 सालों तक लगाया जाएगा। हर साल 140 140 140 140 140, ठीक है ऐसे। तो ये हमने अकाउंटिंग एस्टिमेट को कैसे चेंज किया, प्रोस्पेक्टिवली। तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 8 आर इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट वगैरह जो भी है करंट ईयर में और सब्सिक्वेंट ईयर्स में, ठीक है ना भाई। करंट ईयर में भी आ जाएगा, सब्सिक्वेंट ईयर में भी आ जाएगा। हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मतलब आज से लगाना चालू करेंगे तो पहला 140, फिर अगले साल भी 140, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन सेम रखेंगे, जैसे हम डेप्रिसिएशन को मान लो कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखा रहे थे तो अगले साल भी फिर उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही दिखाएंगे। और अगर चेंज मटेरियल है तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, नेचर और उसका अमाउंट। नेचर मतलब कि हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है, और अमाउंट मतलब कि पहले 1 लाख डेप्रिसिएशन लगता था, 140 डेप्रिसिएशन लगेगा। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंजेस के, जैसे लाइफ ऑफ असेट्स में चेंज हो रहा है, लाइफ ऑफ असेट में स्क्रैप वैल्यू में चेंज हो रहा है असेट की, ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है, वारंटी का प्रोविजन, बेड डेप्ट का प्रोविजन, ठीक है ना। तो नई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम वारंटी का प्रोविजन उस अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है क्लियर। तो हमने ये 2 चीज़ें पढ़ी, क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब हम इसके बेसिस पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जो हमें F7 की बुक में मिला। आपके ध्यान रखना, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है इन स्लाइड्स के अलावा। जितने क्वेश्चन थे, जितने पॉइंट्स थे, मैंने सब डाल दिए हैं। F7 पूरा डाल दिया, SBR पूरा डाल दिया, है ना। जहां से मेरे को अच्छी चीज मिली, BPP भी देख लिया मैंने, काप्लान भी देख लिया मैंने। तो अगर आप मेहनत करोगे तो कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा इससे ज़्यादा। ये क्वेश्चन F7 का है, तो और अपन ने वैसे पढ़ भी लिया अब तो टॉपिक पूरा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज कर लो, और उसके बाद फिर मेरा जो वीडियो है आगे सुनना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए। तो होप आपने वीडियो पॉज करके पूरा समझा होगा। एंटिटी हैज प्रीवियसली चार्ज इंटरेस्ट incurred in the connection with the construction of tangible non-current assets to the P&L। पहले कोई ब्याज था, इंटरेस्ट था, उसको हम P&L में डाल देते थे। Following the revision of IAS 23 borrowing cost in accordance with the revised requirement of that standard, it now capitalize this interest। मतलब पहले हम इंटरेस्ट को रेवेन्यू खर्चा मान के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के उसको P&L में दिखाते थे। अब हम इंटरेस्ट को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें IAS 23 बोल रहा है, कोई नया स्टैंडर्ड आ गया इसलिए। और हम उसको अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के असेट की कॉस्ट में उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है? सर ये पॉलिसी में चेंज है, क्योंकि कोई हमें स्टैंडर्ड बोल रहा है ये करने के लिए, ठीक है ना। तो हमारी पॉलिसी में चेंज है बस। तो आपको यही बताना है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। तो ये पॉलिसी में चेंज है। और सर ये ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट हमें IAS 23 खुद बताएगा कि कैसे करना है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड में चेंज आ रहा है ना, तो हमें उसका ट्रीटमेंट कौन बताएगा, IAS 23 खुद बताएगा। द एंटिटी हैज प्रीवियसली डेप्रिसिएट, अब क्या होता है जब IAS 23 पढ़ेंगे तब समझेंगे ना। द एंटिटी हैज प्रीवियसली डेप्रिशिएटेड व्हीकल यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 40% की रेट से। इट नाउ यूजेज द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो ये तो अपन ने भी पढ़ा ही, अकाउंटिंग एस्टिमेट है
है ना, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होना अकाउंटिंग एस्टिमेट है। Entity has previously shown certain overheads within the cost of sales. It now shown these overheads within the administrative expenses. आपने प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया तो ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। क्या है ये पॉलिसी, जैसे मैंने बताया था डेप्रिसिएशन पहले आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखाते थे, अब आप एडमिन एक्सपेंस में दिखाते हो, तो ये क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज। एंटिटी हैज प्रीवियसली मेजर्ड इन्वेंट्री एट वेटेड एवरेज, नाउ इट मेजर्स इन्वेंट्री यूजिंग द फीफो। ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है ना। ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब सारे पॉलिसी हैं केवल सेकंड को छोड़ के। तो आप पढ़ सकते हो, सेकंड में तो एस्टिमेशन है, बाकी सब में क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। जी प्रोडक्शन मशीनरी हैज ऑलवेज बीन डेप्रिशिएटेड ऑन अ मशीन स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन बेसिस। एक कंपनी है, उसकी मशीनरी है, तो वो हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगाती है, SLM बेसिस पे लगाती है। एट द स्टार्ट ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, जी डिसाइडेड दैट अ डेप्रिसिएशन मेथड बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वुड मोर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द रिसोर्सेज कंज्यूम्ड। अब जी ने क्या सोचा है कि जी को याद आया कि यार अब डेप्रिसिएशन जो है ना स्ट्रेट लाइन मेथड्स के हिसाब से नहीं लगाते, हम लगाते हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। एट दिस डेट, अब बताओ अगर ऐसे ये चेंज करेगा तो ये पॉलिसी है या फिर एस्टिमेट में चेंज है। सर ये एस्टिमेट में चेंज है, डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ करना। ये क्वेश्चन SBR की बुक में दे रखा है कापलान के अंदर, ठीक है ना। एट दिस डेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी वॉज 2 मिलियन, ठीक है, बुक वैल्यू कितनी थी, 2 मिलियन थी। However, if the machinery has been depreciated using a production unit of production method since the purchase date, it would instead have a carrying amount of 1.5 million. अगर हम अभी तक डेप्रिसिएशन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से लगाते तो हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी इतनी बचती 1.5 मिलियन। द डायरेक्टर विशेस टू चार्ज 0.5 मिलियन एडिशनल डेप्रिसिएशन टू करेक्ट दिस डिस्क्रिपेंसी। बताओ ये डायरेक्टर्स जो कंटेंशन सोच रहे हैं, मतलब डायरेक्टर जो सोच रहे हैं, क्या वो सही है क्या, तो डायरेक्टर गलत सोच रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव लगाना है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, 2000 जो 2 मिलियन की वैल्यू बची है, 2 मिलियन की वैल्यू बची है, $2 मिलियन की, उसको हम जितने भी रिमेनिंग लाइफ होगा उसके अंदर डिवाइड कर देंगे। ये 1500, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये सब बकवास है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है मैंने, जो कापलान ने दे रखा है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, प्रोस्पेक्टिवली डील होगा, डायरेक्टर इनकरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्टर को अकाउंट्स नहीं आती है। प्रोस्पेक्टिवली मतलब कि आगे आने वाले टाइम से, भाई जो कल की बात हो गई छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी है ना, ठीक है, पुरानी बातें छोड़ो आराम से, उसमें क्या रखा है, तो ये बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने 2 टॉपिक अभी डिस्कस किए, आपको होप समझ में आ रहे होंगे। तो देखो अब अपन चालू करते हैं प्रायर पीरियड आइटम, है ना, या प्रायर पीरियड एरर्स। ये प्रायर पीरियड एरर्स क्या होती है, ठीक है, प्रायर पीरियड एरर्स, पीपी नहीं लिख रहा जानबूझ के, अगर लिखूंगा तो वैसे लगेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना। ये प्रायर पीरियड एरर्स मतलब पिछले सालों की कुछ गलतियां हैं, ठीक है। ये गलतियां क्या है, पिछले सालों की कुछ गलतियां हैं जो करंट ईयर में हमें पकड़ में आई है। भाई गलतियां कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कोई मैथमेटिकल मिस्टेक रह गई है, ठीक है, मैथमेटिकल मिस्टेक है, कोई एक्सपेंडिचर हमने 2 बार दिखा दिया, ठीक है, हो सकता है कि एक्सपेंडिचर हमने 2 बार दिखा दिया, ये भी हो सकता है, या कोई एक्सपेंडिचर दिखाना भूल गए हम, या कोई फ्रॉड है, फ्रॉड को भी ये लोग क्या बोलते हैं, एरर्स के अंदर इंक्लूड किया है इन्होंने, बोले कोई फ्रॉड हो गया तो वो भी एरर का ही पार्ट है। तो जो प्रायर पीरियड एरर्स हैं, अब अगर ये करंट ईयर में पकड़ में आती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए,
ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जो अकाउंटिंग पॉलिसी का था। मतलब क्या, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से वापस से इफेक्ट लाना पड़ेगा। तो करंट ईयर में जैसे 2022 में एरर पता लगा तो 2021 में कर दो चेंज, ठीक है, दोनों ईयर्स में कर दो चेंजेस। अगर 2021 की कोई गलती 2022 में पता लगी तो कंपैरेटिव्स जब दोगे तो कंपैरेटिव के अंदर दोनों की दोनों फिगर आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक वाले फिगर्स लिख दो। अगर कोई उससे पहले की भी गलती, उससे पहले की गलती है 2020 की गलती है सपोज करो, या उससे भी पहले की गलती है, तो जो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, मैंने आपको बताया था ना ओपनिंग बैलेंस शीट अकाउंटिंग पॉलिसी में बनती है, तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो करके देखेंगे। मतलब बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर होता है, कोई फर्क नहीं है। तो प्रायर पीरियड एरर्स क्या है, जैसे कोई ओमिशन, भूल गए कुछ, मिस स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। क्यों हो गया, क्योंकि कोई मान लो हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, हमने उसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है, हम उसको भूल गए, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन को जो रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, जो हम मतलब वो चीज़ भूलने की नहीं थी फिर भी हम भूल गया, कुछ गलती हो गई हमसे, ठीक है, मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई, मिस्टेक इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, ओवरसाइड एंड फ्रॉड। क्लियर। तो ये सारी की सारी एरर्स है। अब कैसे इनको करेक्ट करेंगे, करेक्ट करने का वही ट्रीटमेंट है, सेम टू सेम। इसके लिए एक क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन जो है F7 की बुक में गिवन है, ठीक है ना, F7 कापलान के अंदर आपको मिल जाएगा, स्टडी टेक्स्ट के अंदर, वहां से क्वेश्चन लिया है, क्योंकि SBR की बुक में तो कोई क्वेश्चन था नहीं। तो ड्यूरिंग 2011 मान लो या 21 मान लो, a company discovered that certain items have been included in the inventory at the 31st December 2020 at a value of 2500 या 2.5 million, but they have been taken in fact been sold before the year end। ये क्या बोल रहा है कि 2021 के अंदर हमें पता लगा कि 2020 के अंदर कुछ गुड्स थे, ठीक है ना, वो हमने सोल्ड कर दिए थे, फिर भी हमने उसको इन्वेंट्री के अंदर काउंट कर लिया 31 दिसंबर 2020 की, ठीक है, ये 21 है, ये 20 है। तो 20 के अंदर वो स्टॉक में इंक्लूडेड है, क्लोजिंग स्टॉक में 31 दिसंबर 2020 के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ गुड्स इंक्लूडेड है जो ऑलरेडी सोल्ड हो चुके थे, जो ऑलरेडी बिक चुके थे, ठीक है। और हमें इस बात का पता कब लगा, 2021 में पता लगा। तो क्या चेंजेस आएंगे बताओ, कैसे करेंगे। 2020 के क्लोजिंग स्टॉक में वो इंक्लूड है, वो ऑलरेडी बेच चुके थे हम, तो क्या कोई सेल्स में इशू है क्या, नहीं, सेल्स तो बिल्कुल करेक्ट है, सेल्स में थोड़ा बोल रहा है कि सेल्स में गलती है, स्टॉक में गलती है। तो स्टॉक को ठीक करने के लिए हम 2020 के जो COGS है उसमें चेंज कर देंगे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा 2020 का, तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से क्या होगा, COGS में चेंज आ जाएगा। ऐसे ही वो क्लोजिंग स्टॉक 2021 का ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, तो ओपनिंग स्टॉक को भी हमें कम करना पड़ेगा, तो ओपनिंग स्टॉक कम करने की वजह से COGS अगेन कम हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। द ओरिजिनल फिगर रिपोर्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड द फिगर्स फॉर करंट ईयर 2021 आर गिवन बिलो। ओरिजिनल फिगर्स हमें दे रखे हैं, मतलब जो गलती हो रखी है उस गलती को ध्यान में रखने के बाद, है ना, गलती हो रखी है तो गलत फिगर्स हमें दे रखे हैं एक तरीके से। द रिटेन्ड अर्निंग ऑन 1 जनवरी 2020 वर 11.2 मिलियन, मतलब इसके हिसाब से देखें तो 11,200। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन 2021 इंक्लूड्स अ 2500 मिलियन एरर इन द ओपनिंग इन्वेंटरी। तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है इसको, ये क्यों बोल रहा है, जबरदस्ती बोल रहा है, ठीक है, हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है कि 2021 में ओपनिंग स्टॉक के अंदर वो गुड्स इंक्लूडेड है, तो वो तो ऑलरेडी ऑब्वियस है, क्योंकि भाई वो जब 2020 के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होंगे तो वो 2021 के ओपनिंग स्टॉक में भी ऑब्वियसली इंक्लूड होंगे, क्लोजिंग स्टॉक ही तो ओपनिंग स्टॉक बनता है। शो द 2021 स्टेटमेंट ऑफ P&L विद कंपैरेटिव फिगर्स एंड रिटेन अर्निंग फॉर ईच ईयर। Disclosure of OCI is not required. Assume that the adjustment will have no effect on the tax charge.
तो बोले आप पी एंड एल बना के दिखाओ कंपैरेटिव। तो एक बना लेते हैं 2021 का, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं सेल्स। सेल्स कितनी है 52,100 और 48,300। COGS 2021 में 33,500 है, 33,500। अच्छा COGS कैसे आती है बताओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो 2021 के अंदर ओपनिंग स्टॉक में कोई फिगर इंक्लूड है, ठीक है ना। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, एक तरीके से डेबिट होता है, एक्सपेंस होता है ना। तो हम जब एक्सपेंस ओपनिंग स्टॉक को कम करेंगे, है ना, मतलब हमारा क्या होगा, खर्चा कम हो जाएगा, तो हमारा COGS क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा ठीक है ना। तो 33,500 की जगह हमारा COGS 2,500 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31,000 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक कम करेंगे तो हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ओपनिंग स्टॉक आप ऐसे सोच सकते हो कि डेबिट होता है, P&L जब बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपको बचपन में याद हो तो डेबिट होता है। तो डेबिट कोई चीज़ कम होती है तो खर्चा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर कम हो गया तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा 2020 के अंदर वो चीज़ क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है, इनकम की साइड होती है ना। तो जब इनकम आपकी कम हो जाएगी तो आपका एक तरीके से एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर। तो 30,200 प्लस 2,500, 32,700, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्रेडिट साइड में आता है। अगर आप P&L बनाते थे स्कूल्स में, अगर आप याद करो तो क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखते थे। तो अगर इनकम आपकी कम हो जाएगी तो आपका एक तरीके से एक्सपेंस बढ़ गया। तो एक्सपेंस आपका 30,200 से 32,700 हो गया GP निकाल लेते हैं। 52,100 माइनस 31,000 मीन्स 21,100, 32,700, ये हो जाएगा 15,600। फिर इसमें से लेस कर देते हैं टैक्स, 4,600 और 4,300। टैक्स के लिए बोला था कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो आ गया नेट प्रॉफिट। OCI वगैरह क्वेश्चन में है नहीं, इसने बोल भी दिया था कि क्वेश्चन में कोई OCI है नहीं, चक्कर OCI का। 16,500 और 15,600। अब बताओ ये है क्या, ये एक एरर ही तो करेक्ट कर रहे हैं हम। तो एरर करेक्ट कर रहे हैं तो हमने एरर को रेट्रोस्पेक्टिवली किया है। तो 2020 के अंदर भी हमने एरर का चेंजेस लिया है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछले सालों से इफेक्ट लिया है, ठीक है ना। उससे पहले कुछ था नहीं गलत, तो उससे पहले कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसने क्वेश्चन में बोला था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी बना के दिखाओ, है ना। रिटेन अर्निंग बनाना ना ईच ईयर के लिए, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी 100 की भी बना देते हैं। तो 100 की हम सबसे पहले कौन से ईयर का बनाएंगे, फर्स्ट प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर की ओपनिंग का। प्रीवियस ईयर क्या था 2020, तो 1 जनवरी 2020 का पहले हम एक 100 की बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या ओपनिंग बैलेंस 100 की का गिवन था क्या, देखो ये 1 जनवरी 2020 का ओपनिंग बैलेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, 11,200। तो ओपनिंग का रिटेन्ड अर्निंग्स 11,200, ठीक है। करंट ईयर में हमने 2000 और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, सोकी के अंदर, है ना। करंट ईयर में हमने कितनी इनकम कमाई है, करंट ईयर में 2020 के अंदर हमने 11,300 कमाई है, ठीक है। तो करंट ईयर इनकम ये 2020 का ही बना लेते हैं पूरा 100 की,
ठीक है, 31 दिसंबर तक का हो जाएगा। करंट ईयर इनकम, या फिर इसे आप क्या बोलते हैं, टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम, क्योंकि वैसे अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम है नहीं तो वो बोलना ठीक नहीं है, फिर भी वर्ड तो यही यूज करते हैं। तो 11,300 तो ये हमारे पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस हो गया 31 दिसंबर 2020। तो ये एक साल हो गया सोकी का। फिर 2021 का सोकी बना लेते हैं। तो ओपनिंग जो रिटेन अर्निंग है मींस 1 जनवरी 2021, ये तो यही हो जाएगा, प्लस टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम 2021 की कितनी है, 16,500, तो आ जाएगा 39,000। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 का। तो हमें क्वेश्चन में 2 सोकी बनाने के लिए बोला था इसने। पिछले साल की बैलेंस शीट हम बना नहीं सकते, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर्स है ही नहीं उस चीज़ के। ठीक है, और कोई फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि कुछ एरर पिछले साल से लिंक है ही नहीं, 2020 से पहले की कोई एरर है ही नहीं लिंक। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव तो करना है लेकिन कुछ है ही नहीं एरर, क्या करें उसके अंदर। ठीक है ना, तो आप देखो 16,500 और 11,300 है ना, ये देखो इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है यहाँ पे बुक्स के अकॉर्डिंग। 16,500 और 11,300 का नेट प्रॉफिट आया और 39,000 और 22,500 का सोकी आ गया। ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस मतलब क्या होता है, सोकी बनाना। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया हो। इस तरीके से हमने जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट भी समझा, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और एरर्स करेक्शन समझा। अब इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक है, क्रिटिसिज्म ऑफ IAS 8 कि IAS 8 का क्रिटिसिज्म क्या है। क्या मतलब है सर, कि देखो IAS 8 पे कुछ लोगों के व्यूज़ अलग हैं। ठीक है, और इसके ऊपर कई बार IASB ने अपना पॉइंट भी रखा है, और IASB ने इसका एक एक्सपोजर ड्राफ्ट निकाला है चेंजेस करने के लिए IAS 8 में, जो 2018 में निकाला गया था। तो इसके बारे में, क्योंकि ये करंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर, क्या है कि करंट टॉपिक्स जो होते हैं वो भी सिलेबस का पार्ट होते हैं SBR का, कि क्या इशू चल रहा है उस स्टैंडर्ड के अंदर। तो इशू ये चल रहा है कि देखो इन्होंने बोला कि अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे रेट्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करनी चाहिए, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है, कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है और कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि पिछले सालों के डेटा वगैरह अवेलेबल नहीं है जैसे, तब तो खैर इम्प्रैक्टिकेबल ही हो गया है ना, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, 25-30 साल से फॉर्म चल रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है। तो फिर ये क्या करता है, क्योंकि हमें जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है, ध्यान समझना, जब भी हमें अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है तो रेट्रोस्पेक्टिवली करनी है जब तक इम्प्रैक्टिकेबल नहीं हो। बट इम्प्रैक्टिकेबल, मान लो वो चीज़ प्रैक्टिकेबल तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है, तो ये स्टैंडर्ड बोल रहा है कि आप तो करो, बढ़ो, आप रेट्रोस्पेक्टिवली करो उसको चेंज, लेकिन क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है इसलिए कंपनीज जो है वो पॉलिसी चेंज नहीं करना चाहती, जबकि वो पॉलिसी चेंज करना कंपनी के लिए, कंपनी के अकाउंट्स को जो है मोर रेलेवेंट और रिलायबल बनाएगा। फिर भी कंपनी वो पॉलिसी जो है ना पुरानी पकड़ के बैठी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं चेंज करती हूँ तो मुझे रेट्रोस्पेक्टिव जाना पड़ेगा, भले ही वो चीज़ प्रैक्टिकेबल है लेकिन उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी हो सकता है कि अपनी करंट अकाउंटिंग पॉलिसी को छोड़े ना, चाहे भले ही वो ज़्यादा अच्छी ना हो, और चेंज करना ज़्यादा फायदेमंद हो। तो इसीलिए मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना रेट्रोस्पेक्टिवली, ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा उस चीज़ के लिए क्या है कि स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा हार्श हो गया है ना। तो एक्सपोजर ड्राफ्ट जब अपन पढ़ते हैं, अभी देखते हैं कि एक्सपोजर ड्राफ्ट के अंदर इन्होंने लिखा है, जो IASB ने निकाला है, कि 2 केसेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो अगर इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो हो,
है ना, जैसे लैक ऑफ डेटा, तो ये तो अभी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है प्रोविजन। और दूसरा, कॉस्ट ऑफ वर्किंग आउट द इफेक्ट ऑफ चेंज एक्सीडेड द बेनिफिट्स टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ये प्रोविजन अभी केवल एक्सपोजर ड्राफ्ट के अंदर ही है। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, कच्चा, ठीक है ना, मतलब अभी तक इस पे कोई सॉलिड डिसीजन नहीं आया है कि IFRS का पार्ट नहीं है ये, बट अपन को पता होना चाहिए कि एक्सपोजर ड्राफ्ट के अंदर ये पॉइंट आ चुका है, ठीक है ना। तो हो सकता है भविष्य में 2-3 साल में, 4 साल के अंदर ये चीज भी आ जाए कि इम्प्रैक्टिकेबल के साथ साथ ये पॉइंट भी जोड़ दिया जाए। समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करते हैं तो कॉस्ट और टाइम दोनों लगता है। तो कंपनीज उस केस में अपनी पॉलिसी भले ही चेंज उसके लिए बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो चेंज करने को तैयार नहीं हो रही है। तो इस पॉइंट का सॉल्यूशन लेके आया है एक्सपोजर ड्राफ्ट, बट ये अभी केवल ड्राफ्ट ही है, ये कोई फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हमें इसका पता रहना चाहिए। दूसरी बात, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। कई लोगों को लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए, कई लोगों को लगता है अकाउंटिंग एस्टिमेट होना चाहिए, ठीक है ना। और क्यों पता लगाना जरूरी है कि ये चीज़ अकाउंटिंग पॉलिसी और ये चीज़ अकाउंटिंग एस्टिमेट है? क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव होता है चेंज का, और अकाउंटिंग एस्टिमेट का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, प्रोस्पेक्टिव हो रहा है। तो हमें पता लगाना जरूरी है। तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो डेफिनेशन को थोड़ा सा एलोबरेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये भी क्रिटिसिज्म है IAS 8 का। सर ये हमारे कोर्स में SBR में कैसे आता है एग्जाम में, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ IAS 8, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये क्रिटिसिज्म है IAS 8 का, ठीक है ना। एक्सपोजर ड्राफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इधर ये एजेंडा डिसीजन है एक, है ना, मतलब अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। एजेंडा डिसीजन क्या होता है, जैसे आपको पता है कि एक IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी बनी हुई है, तो जब भी कोई IFRS के अंदर इशू आता है ना, लोग बाग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो फिर उसको क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि इसमें IFRS के अंदर यहाँ पे दिक्कतें आ रही है। तो जब IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी को लगता है कि स्टैंडर्ड मोटा मोटा सही है, सब कुछ ठीक है, बस 1-2 पॉइंट में थोड़ा सा इशू है, तब वो क्या निकालते हैं, एजेंडा डिसीजन निकालते हैं। मतलब कि दिस डिटेल द रीजंस व्हाई द IFRS स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर रिवीजन बट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई हाउ बेस्ट टू अप्लाई दैट स्टैंडर्ड। एजेंडा डिसीजन देयरफॉर प्रोवाइड हेल्पफुल गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो एजेंडा डिसीजन क्या बताते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है। तो एजेंडा डिसीजंस के अंदर ही इन्होंने एक्सपोजर ड्राफ्ट निकाला है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान हो या नहीं हो, बस ये एक्सपोजर ड्राफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। इतना डिटेल में तो खैर नहीं पूछेगा आपसे, बट एक एक्सपोजर ड्राफ्ट आपको पता होना चाहिए कि 2018 में निकला हुआ था। उसमें ये बोला गया है कि अगर इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो तो ऑलरेडी एडिड है, कॉस्ट का भी पॉइंट इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये अपना IFRS मतलब IAS 8 हुआ कंप्लीट। आप इसको आराम से रिवीजन कर लीजिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादातर तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, बट फिर भी मैंने कोशिश करा कि जितना वैल्यू ऐड हो सके कर दें आपके अंदर, है ना, ठीक है। थैंक यू।